हेलो एवरीवन। ऑनलाइन कोर्स की इस श्रृंखला में आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण अंश जनसंख्या भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक सोर्सेस ऑफ कलेक्टिव पॉपुलेशन डेटा पे बात करेंगे। जनसंख्या बिना डेटा का अधूरा है और जो डेटा है वो कितना सही है, एक्यूरेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा कहाँ से लिया गया। अगर डेटा गलत होगा तो हमारा एनालिसिस गलत होगा और उसके आधार पर हमारा निकला हुआ निष्कर्ष भी गलत होगा। इसीलिए जब भी जनसंख्या भूगोल की बात करते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस जनसंख्या की हम बात करें तो हम जरूर ये बताएं कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है, ये जनसंख्या का आधार कहाँ से लिया गया है। जनसंख्या का मतलब केवल लोग ही नहीं होते हैं। जनसंख्या को कई स्तरों पर हम बांट कर देखते हैं, जैसे सेक्स के आधार पर बांटते हैं, एज के आधार पर बांटते हैं, बड़ा छोटा बूढ़ा। फिर हम उसमें सामाजिक विविधता को भी देखते हैं कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं। आर्थिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हैं कि भाई कितने लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है या प्राइमरी एक्टिविटी में है, कितने लोग इंडस्ट्री में हैं, कितने लोग सेवा क्षेत्र में हैं। तो ये सारे आंकड़े तभी हमारे पास आ पाएंगे जब हमारे पास ये क्लियर हो कि ये डेटा हमें मिला कहाँ से। जब तक हमारे पास एक क्रेडिबल डेटा सोर्स नहीं होगा तो जनसंख्या संबंधित कोई भी व्याख्या, कोई भी एनालिसिस बेकार है। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का ये ऑनलाइन क्लास है इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे है। जनसंख्या भूगोल में दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिस पे हमें डेटा की आवश्यकता होती है। पहला ये कि जो ये डेटा है वो डेटा किसी न किसी देश, राज्य या जिले का डेटा हमारे पास होता है, अर्थात जो डेटा हम लेते हैं वो किस प्रकार से उसका वितरण है, देश के किस भाग में कितना जनसंख्या है, किस भाग में कितना कम है, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट और कंपोजिशनल एस्पेक्ट, मतलब महिला कितने, पुरुष कितने, ये सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो जनसंख्या है वो कैसे समय और स्थान के साथ चेंज होता रहता है। किसी देश की जनसंख्या तीन महत्वपूर्ण बात निर्भर करती है, जैसे वहाँ का बर्थ, वहाँ का डेथ और वहाँ का माइग्रेशन, अर्थात कितने लोग वहाँ आए और कितने लोग वहाँ गए। अर्थात कोई भी जनसंख्या चेंज हो वो इस तीन बात पर निर्भर करेगी कि वहाँ बर्थ रेट कैसा है, वहाँ का डेथ रेट कैसा है और वहाँ माइग्रेशन का पैटर्न क्या है। तो इस तीन के आधार पर हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो एस्पेक्ट हमारे बनते हैं, एक कि जनसंख्या का वितरण और उसका प्रारूप, दूसरा कि वो जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस प्रकार समय और स्थान के साथ उसमें चेंज आ रही है। जो जनसंख्या कलेक्ट करने के जो सोर्सेज हैं वो मुख्यतः 5 तरह के हैं। हम 5 जगहों से इन जनसंख्या को कलेक्ट करते हैं। ये 5 जो डेटा सोर्स वो निम्नलिखित है, जैसे द सेंसस पहला है, दूसरा है द वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे, चौथा है पॉपुलेशन रजिस्टर और पांचवा है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। हम एक एक करके सब पे आएंगे। यहाँ स्लाइड इंग्लिश में लिखी गई है पर हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी में चीज़ों को समझाएं ताकि आप ठीक ढंग से समझ सकें। सेंसस क्या होता है? सेंसस अभी जैसा आप सुन भी रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जनगणना होने वाली है, तो सेंसस को हिंदी में बेसिकली हम जनगणना कहते हैं। जनगणना का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रशासनिक क्षेत्रीय यूनिट को रहने वाले सभी जनसंख्या लोगों का हम हेड काउंट करते हैं, एक एक व्यक्ति का, परिवार के सभी सदस्यों का हेड काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या की जो गणना की जाती है वो सेंसस या जनगणना कहलाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसकी बड़ी शानदार व्याख्या की है, द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा pertaining
at a specified time or times to all person of a defined territory। मतलब किसी खास डिफाइन किए हुए टेरिटरी में, जैसे छोटा यूनिट ले ले तो पंचायत है, उसे थोड़ा बड़ा ले ले तो ब्लॉक है, उसे थोड़ा ले ले तो जिला है, फिर राज्य है। तो जो डिफाइंड टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो भी लोग हैं उसकी गणना करना, उसको कंपाइल करना, फिर उसके डेटा को पब्लिश करना। पब्लिश इस प्रकार से करना कि उसमें हमारा इकोनॉमिक सोशल डेटा का भी पता चलता रहे। सेंसस प्रायः जो है, चूँकि ये बहुत ही श्रम साध्य है और एक एक व्यक्ति का काउंट करना इतना आसान नहीं होता, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी खास टाइम पीरियड में ये पूरे क्षेत्रीय यूनिट में जनगणना की जाती है। जैसे भारत में ही ले लें तो भारत में फरवरी के समय में 2021 में ये जनगणना की जाएगी, जब पूरे देश में एक खास समय में जो हमारे जनगणना करने वाले जो प्रगणक हैं वो जनगणना करेंगे और हर घर में जाकर वहाँ के सभी लोगों का, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, उसके सभी तरह के आंकड़े, उसके सोशल आंकड़े, इकोनॉमिक आंकड़े, सारे आंकड़ों को इकट्ठा करता है। और जब इकट्ठा करने के बाद जब उसको क्या करेगा, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल कैसे किया जाएगा, पहले गांव का आंकड़ा आएगा, फिर सभी गांव के आंकड़े को जिले स्तर तक लाई जाएगी, जिले में कंपाइल किया जाएगा, फिर जिले स्तर के कंपनी को फिर राज्य स्तर पर कंपाइल किया जाएगा, फिर राज्य स्तर से फिर जाकर देश के स्तर पर कंपाइल किया जाएगा। इस प्रकार जब वो कंपाइल कर दिया जाएगा तब उसको हम लोग पब्लिश करते हैं, लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि भाई देश की जनसंख्या इतनी है, उसमें राज्यों का हिस्सा इतना है। इस प्रकार से फिर उस डेटा में केवल संख्या ही नहीं लिखी होती है, हम उस संख्या को कई स्तर पर बांट कर भी देखते हैं, जैसे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं जो आर्थिक गतिविधि में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसमें ये भी देखते हैं कि सामाजिक स्तर का जो स्टाटा है, जनरल ओबीसी, इसके अलग से जनगणना की जाती है, वो भी हम निकालते हैं। आर्थिक गतिविधियों का भी आंकड़ा निकलता है उससे। तो सेंसस इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा डाटा सोर्स है हमारे पास, और ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में किया जाता है इस तरह का सेंसस। और ये सेंसस प्रत्येक 10 साल पर कराए जाते हैं, क्योंकि ये सेंसस बहुत ही लार्ज स्तर पर होता है और इसमें बहुत ही समय और मेहनत और पैसे तीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये हर साल कराना संभव नहीं होता। इसलिए प्रायः ये देखा गया है कि सभी देश हर 10 साल पर ये सेंसस कराते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेंसस एक सबसे बड़ा डेटा सोर्स है जिसके आधार पर हम जनसंख्या के बारे में बता सकते हैं। और आज भी आप देखेंगे हिंदुस्तान में जब आप कहीं भी जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं तो देखिएगा जनसंख्या के जो आंकड़े लिखे होते हैं उसके ठीक नीचे में लिखा रहता है सोर्स सेंसस। जैसे अभी है 2011 लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है कि आज भी हम डेटा के लिए सेंसस के डेटा पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार के द्वारा कंपाइल की गई ये डेटा सबसे ऑथेंटिक डेटा है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह ऑथेंटिक है, क्योंकि इतनी मास लेवल पे होते हिंदुस्तान कोई छोटा कंट्री है नहीं और एक एक घर जाना है, तो डेटा में कुछ कुछ एरर आते हैं। फिर भी ये देखा गया है कि जितनी प्लानिंग के स्तर पर ये सेंसस की जाती है, इसकी जो प्लानिंग है यही बताता है कि इससे निकलने वाले जो डेटा होंगे वो काफ़ी क्रेडिबल होंगे। जैसे सेंसस कराने से पहले हम हाउस सर्वे करते हैं, पहले घर पे एक एक घर की मैपिंग कर दी जाती है और तब जब उस घर में जाकर उस घर में रहने वाले सभी लोगों का डाटा लगभग 40-45 तरह के डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक ही बहुत ही खास समय में न केवल लार्ज बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे डेटा हमें मिलता है सेंसस से। दूसरा जो सोर्स है हमारा वह है वाइटल स्टैटिस्टिक, उसको कहते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसको हम कहते हैं कि जो आप देखेंगे कि पंचायत या म्यूनिसिपल लेवल पे एक रजिस्टर रखी होती है जहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको मिलता है। अर्थात अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका
जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं या डेथ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड वहाँ रखी जाती है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड के इस प्रकार से मैरिज का भी आंकड़ा आपको, डिवोर्स का आंकड़ा, ये सब आंकड़े जो है, ये आंकड़ा ऐसे हैं जो डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं, इसलिए हर 10 साल पे इसको रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पंचायत स्तर पर और म्यूनिसिपल स्तर पर इसका रिकॉर्ड किया जाता है, और हर महीने कितने बच्चे का जन्म हुआ है, कितने लोग का देहांत हुआ, कितने कपल्स के शादियाँ हुई, इन सब चीज़ों का आंकड़ा कम से कम हिंदुस्तान में रहता है। और जगहों पे तो डिवोर्स, इस सब चीज़ों का एडॉप्टेशन हुआ, जैसे बच्चे को हम गोद लेते हैं, इन सब के भी आंकड़े रखे होते हैं। पर हिंदुस्तान में पंचायत स्तर पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट और मुखिया जी मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, तो ये सब आंकड़ा हमें मिलता है, जिसको हम जिले से, पंचायत से प्रखंड और प्रखंड से फिर जिला स्तर पर कंपाइल करते रहते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक इश्यू कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे जन्म लिए तो बहुत सारे लोग जन्म प्रमाण पत्र उसी समय नहीं लेते। कहा जाता है कि जन्म लेने के 1 महीने के अंदर उनको जन्म प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए, पर लेते नहीं हैं। तो ये देखा गया है कि बच्चे जन्म ले लिए पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर उसी तरह अगर कोई मर भी गया तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए ये देखा गया कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक है हमारा, वो बहुत ही दुरुस्त नहीं है। फिर भी हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास सेंसस का डेटा है और सेंसस का डेटा आने के बाद अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सेंसस की जो पॉपुलेशन का डेटा निकालते हैं, तो हम थोड़ा प्लस माइनस करके हम इस आंकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो डेटा सोर्स है हमारा, वो है डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे। जैसा हमने आपको बताया था कि सेंसस में क्या करते हैं कि हर एक व्यक्ति को काउंट करते हैं। तो जब हर एक व्यक्ति को काउंट करना है तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, लेबोरियस और खर्चीला ये एक्सरसाइज है। और चूंकि ये 10 साल पे होता है और पॉपुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए कभी कभी ये भी जरूरत पड़ जाती है कि हम पॉपुलेशन का सैंपल सर्वे भी करें। पॉपुलेशन का सैंपल सर्वे कराने का मूल उद्देश्य ये होता है कि कभी कभी हम किसी खास उद्देश्य से किसी खास क्षेत्र के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम जाके सैंपल सर्वे करते हैं। सैंपल मेथड्स होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम सैंपल सर्वे करते हैं। बेसिकली जो सैंपल मेथड अपनाए जाते हैं वो रिलेटिवली स्मॉलर एरिया में किए जाते हैं और उसमें किसी खास टारगेट को किया जाता है। जैसे वुमेन का हेल्थ, महिलाओं के हेल्थ के बारे में है, एडोसेंट गर्ल्स के बारे में, माइग्रेंट लेबर जहाँ रह रहे हैं, जैसे यहाँ के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ जाकर हम, क्योंकि हम जाते हैं तो देखते हैं भाई बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, तो हम सबका न लेकर कुछ खास लोगों का लेते हैं। तो इस प्रकार से सैंपल का मतलब है कि हम सैम्पलिंग करते हैं एक तरह से। और सैम्पलिंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे रैंडम मेथड है, किसी को भी चुन लिया। फिर होता है सिस्टमेटिक मेथड है कि भाई हम अगर लेना है तो एक पहला घर लें, उसके बाद 5वां घर लें, फिर 10वां घर लें, फिर 15वां घर लें, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। फिर देखते हैं समाज में बहुत तरह का स्ट्राटा है, महिला पुरुष अमीर गरीब इस तरह के स्ट्राटा है, तो कई बार हम लोग अन्य तरीके से भी हम लोग सैम्पलिंग सर्वे करते हैं। फिर सैंपल सर्वे करने का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम किसी खास टारगेट को अचीव करें, उसके बारे में एक क्रेडिबल डेटा हमारे पास निकल पाए। ठीक है, हिंदुस्तान में सैंपल सर्वे करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO कहते हैं। इनका काम है कि किसी खास उद्देश्य को लेकर आपको ये सैंपलिंग करता है। चौथा जो डेटा सोर्स है वो है पॉपुलेशन रजिस्टर। पॉपुलेशन रजिस्टर बेसिकली क्या है कि किसी भी देश में हर एक व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की जाती है, एक रजिस्टर खोल दिया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके नाम पे एक रजिस्टर का एक पन्ना उनको डिवोट कर दिया जाता है और उस संबंधित जितनी भी एक्टिविटी वो करते रहते हैं जीवन भर, वो कहाँ गए, कहाँ से आए, कितनी पढ़ाइयाँ की, किस प्रकार से नौकरी किए, ये सारा डिटेल उनका उस पर लिखा हुआ होता है। और इस प्रकार से उनका ये देखा गया कि एक रजिस्टर खुल जाने के बाद ये देखा जाता है कि उनकी सारी गतिविधियाँ उस रजिस्टर में
निर्धारित होती है, लिखी हुई होती है। तो ऐसे को हम लोग पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं। भारत में भी ये पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात चल रही है, लेकिन यूरोप में या कुछ एशिया की छोटे छोटे कंट्री में ये पॉपुलेशन रजिस्टर ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ एक एक व्यक्ति की सारे रिकॉर्ड्स वहाँ रखे होते हैं, और रिकॉर्ड के आधार पे हम बहुत सारी सूचनाएँ वहाँ से निकालते रहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वह किस प्रकार की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या, जो हमारे देश का जनसंख्या, उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएँ हमको इस पॉपुलेशन रजिस्टर से आ सकता है। हमारे यहाँ भी ये एक्सरसाइज शुरू होने की बात हो रही थी, जिसको हम लोग NPR कर रहे थे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात हो रही थी, पर अब ये पूरी तरह से एक शक्ल नहीं ले पाया है। जब इंडिया में होगा ठीक है। पांचवा जो अंतिम सोर्स है वो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो डेटा न केवल देश के स्तर पे कलेक्शन किए जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशन है वो भी इस डेटा को पब्लिश करती है अपने स्तर से। जैसे यूनाइटेड नेशन, वो उसकी एक पब्लिकेशन है डेमोग्राफिक ईयरबुक, वो हमेशा पब्लिश करते रहती है। वो बेसिकली पूरे विश्व की जनसंख्या के बारे में बताती है कि उसका पॉपुलेशन साइज़ क्या है, वो कितने एरिया में है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसके अर्बन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स, कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और उसके अलावा फर्टिलिटी के बारे में, मोर्टेलिटी के बारे में, मैरिज, डिवोर्स, माइग्रेशन, पॉपुलेशन सेंसस स्टैटिस्टिक्स, सब चीज़ के बारे में वो डेमोग्राफिक ईयरबुक हमें बताता है। तो अगर हमें किसी अन्य कंट्री के बारे में जानना हो तो हम डेमोग्राफिक ईयरबुक से हम वहाँ से डेटा ले सकते हैं। इंडिया में है तो हम सेंसस, भारतीय सेंसस से हम डेटा ले सकते हैं, पर अगर बाहर का है तो हम डेमोग्राफिक ईयरबुक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हमको किसी 2-4 कंट्री के जनसंख्या को तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अंतिम में उसके अलावा जो है आपको UNDP भी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी बहुत तरह के सोशियो इकोनॉमिक डेटा वगैरह भी पब्लिश करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 5 सोर्स है, इन 5 सोर्स के आधार पे हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास आता है। जैसे, और ये जो 5 सोर्स है लगभग क्रेडिबल है, जिसके डेटा लगभग एक्यूरेट होते हैं, जिसका यूज़ किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी एनालिसिस में आप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये MA सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, और इस संबंध में जो भी प्रश्न आ सकते हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे कि जनसंख्या के अध्ययन के जो मूल सोर्स है डाटा के, उससे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपको, और जब वो आएगा तो यही 5 सोर्सों के बारे में आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, और तब जाकर आपका ये आंसर सही हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।